प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के अंतर्गत चैप्टर 3 का अध्ययन करेंगे। इस सब्जेक्ट की कोड संख्या है EL 203। आज का हमारा टॉपिक है रेक्टिफायर टाइप वोल्टमीटर एंड एमीटर, जो कि चैप्टर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का पार्ट है। तो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें आज हम रेक्टिफायर टाइप वोल्टमीटर एमीटर की कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रेक्टिफायर टाइप वोल्टमीटर एंड एमीटर। असल में वोल्टमीटर एमीटर रेक्टिफायर टाइप यानी रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स एक्चुअल में होते क्या हैं उसके बारे में इसकी परिभाषा बताई गई है। रेक्टिफायर टाइप उपकरण यानी रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स वह उपकरण जो वोल्टेज एंड करंट दोनों का मापन करने में सक्षम होता है और रेक्टिफाई एलिमेंट का प्रयोग करता है। रेक्टिफाई टाइप इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। इसमें जो रेक्टिफाई टाइप इंस्ट्रूमेंट है उसमें रेक्टिफायर टाइप एलिमेंट का यूज होगा यानी रेक्टिफाई एलिमेंट का यूज होगा, और दूसरा PMMC टाइप गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाएगा, जो दोनों को मिला के वोल्टेज या करंट का मापन करना संभव होगा। इसमें रेक्टिफाई एलिमेंट है वो AC को DC में परिवर्तित करने के काम आता है, क्योंकि रेक्टिफायर का काम ही होता है अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करना, यानी साइड शोल्डर वेवफॉर्म को DC के रूप में बदलना। जो DC को रिस्पॉन्सिविटी द्वारा इंगित किया जाता है, यानी इसके अंदर जो मापन होगा वो DC के रूप में ही होगा, जो कि PMMC टाइप मीटर द्वारा किया जाता है, यानी PMMC परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट द्वारा या गैल्वेनोमीटर द्वारा किया जाता है। चित्र में ये इंस्ट्रूमेंट PMMC टाइप यहाँ दिखा रखा है। PMMC इंस्ट्रूमेंट्स जो गैल्वेनोमीटर है, और यहाँ पर ये बीच में ब्रिज रेक्टिफायर 4 डायोड्स के रूप में दिखा रखा है, जो AC सिग्नल को DC में कन्वर्ट करता है सर्वप्रथम। फिर RS जो मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस है उसके द्वारा उस करंट को कंट्रोल किया जाता है, और निर्धारित करंट PMMC भेज के PMMC का जो डिफ्लेक्शन है वो स्केल पे मापा जाता है, और वोल्टेज या करंट के फॉर्म में उसको माप लिया जाता है। सेंसिटिविटी ऑफ द रेक्टिफाई इंस्ट्रूमेंट इज हाई। यहाँ जो रेक्टिफाई एलिमेंट के कारण रेक्टिफाई जो इंस्ट्रूमेंट तैयार हो रहा है उसकी जो सुग्राहिता है, जो सेंसिटिविटी है, ग्रहण क्षमता है, वो उच्च होती है मूविंग कोयल टाइप इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप इंस्ट्रूमेंट। अतः इसी कारण वोल्टेज और करंट मापन हेतु रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, संरचना नीचे चित्र में प्रदर्शित है। इसमें 4 डायोड्स लगा रखे हैं, जैसा कि ब्रिज रेक्टिफायर दर्शा रखा है, और एक रेक्टिफाई एलिमेंट की तरह यह प्रयोग होता है। साथ ही इसमें मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस और PMMC टाइप इंस्ट्रूमेंट भी इस सर्किट में लगा होता है। इसमें जैसा कि मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस का बताया मैंने, जो सीरीज में लगा हुआ RS जो करंट के मान, जो करंट इसमें जो बहता है उसको कंट्रोल करता है। PMMC जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो रेटिंग है, करंट की रेटिंग है, उससे अधिक उसको करंट को नहीं जाने देता, यानी RS का जो है वो हमेशा
करंट के मान को नियंत्रित करता है और रेटिंग जो है पीएमसी इंस्ट्रूमेंट की उससे ऊपर नहीं जाती। यानी दूसरे शब्दों में जो पीएमसी की जो क्षमता है, रेटिंग यानी क्षमता, उस क्षमता से अधिक करंट ये आरएस सीरीज रेजिस्टेंस पास नहीं होने देता और अधिकतम जो फुल डिस्ट्रीब्यूशन मान है पीएमसी का उतना ही करंट उसको भेजता है। अगर इससे ज़्यादा करंट भेजा जाएगा पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट को तो इंस्ट्रूमेंट जल जाएगा। इसलिए मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस जो सीरीज में लगा है वो प्रोटेक्शन का काम करता है और कंट्रोल करता है रेक्टिफायर से जो करंट आ रहा है उसको। इसकी जो कार्य प्रणाली है, वर्किंग है, ये रेक्टिफायर एलिमेंट से बात करते हैं। ये एसी को डीसी परिवर्तन करने हेतु यूनिडायरेक्शन धारा पीएमसी उपकरण को भेजता है। जो पीएमसी इंस्ट्रूमेंट है वो ही मापन करता है वोल्टेज या करंट का। इसमें जो रेक्टिफायर एलिमेंट है वो कॉपर ऑक्साइड का या फिर सेलियम सेल का या जर्मेनियम सिलिकॉन डायोड के द्वारा निर्मित किया जाता है। यह रेक्टिफायर एलिमेंट फॉरवर्ड बायस में जीरो रेजिस्टेंस बताता है और रिवर्स बायस में अनंत रेजिस्टेंस प्रदान करता है। यानी फॉरवर्ड बायस में ये क्लोज सर्किट की तरह काम करता है ओपन, और रिवर्स बायस में ये ओपन सर्किट के बिहेव करता है। तो इसका मतलब फॉरवर्ड बायस में करंट बहता है और जब अनंत रेजिस्टेंस होता है तो अनंत रेजिस्टेंस के कारण ही ओपन सर्किट हो जाता है और करंट का भाव इसमें नहीं होता। यही गुण रेक्टिफिकेशन करने में प्रयोग होता है। जैसा कि आइडियल केस में, ये एक आइडियल केस दिखा है, इसमें जो दिखा रहा है करंट का भाव जो कर्व आ रहा है करेक्टरिस्टिक है, रेक्टिफायर एलिमेंट की करेक्टरिस्टिक, वो एक स्ट्रेट लाइन दिखाई है, सीधी लाइन। ये क्या बता रहा है? आइडियल रेक्टिफाइंग एलिमेंट करेक्टरिस्टिक, यानी रेक्टिफाइंग एलिमेंट की जो आदर्श दशा है, आदर्श यानी उसमें कोई किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं, ड्रॉप नहीं, वोल्टेज ड्रॉप नहीं, यानी लॉसेस शून्य हो, ऐसा एक रेक्टिफाई एलिमेंट, उसके जो करेक्टरिस्टिक है वो एक स्ट्रेट लाइन के रूप में करंट वोल्टेज के बीच में प्राप्त होगी। और इसमें फॉरवर्ड बायस साइड में, यानी यहाँ इस साइड में ये फॉरवर्ड बायस है और इधर रिवर्स बायस इस डायरेक्शन में। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप कुछ नहीं होगी और करंट का रिवर्स बायस में फ्लो बिल्कुल नहीं होगा। तो केवल क्या होगा, ये एक इस रूप में कर्व के रूप में स्ट्रेट लाइन हमें प्राप्त होगी करंट और वोल्टेज के बीच में फॉरवर्ड बायस में, और रिवर्स बायस में कोई भी कर्व हमें नहीं प्राप्त होगा, और होगा तो वो जीरो लाइन पे होगा केवल। तो यानी यहाँ कोई करंट में और वोल्टेज में इस यहाँ पर करंट में कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ करंट रिवर्स बायस में जीरो रहेगा और फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज ड्रॉप है वो शून्य रहेगा। तो ये आइडियल कंडीशन बताइए। जबकि प्रैक्टिकल हम काम करते हैं तो ऐसा नहीं होता है, उसका जो ग्राफ है प्रैक्टिकल फॉर्म का थोड़ा अलग होता है। और ये जो घटना आइडियल केस में हो रही, वोल्टेज ड्रॉप हमेशा फॉरवर्ड बायस में भी कुछ होता है, यहाँ पर दिखा रखा है ये वोल्टेज ड्रॉप यहाँ हुआ है इस क्षेत्र में, जबकि पहले आइडियल केस में नहीं था, स्ट्रेट लाइन थी। और दूसरा करंट नेगेटिव साइड में भी यहाँ बहता है ये इस तरह। तो यानी ये जो यहाँ तक करंट, ये करंट की लाइन है पूरी नेगेटिव साइड में, ये पॉजिटिव साइड में। तो वोल्टेज ड्रॉप प्रैक्टिकली फॉरवर्ड बायस में होता है और रिवर्स बायस में करंट का कुछ न कुछ मान बहता है, नेगेटिव डायरेक्शन में करंट बहता है। ये है एक्चुअल रेक्टिफाई एलिमेंट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, जो कि इस तरह आता है जो मैं बता रहा हूँ आपको। इसका थोड़ा सा कलर चेंज करके बताता हूँ आपको। ये जो ग्रीन कलर की जो लाइन है इसमें, ये कर्व को इंडिकेट कर रही है। तो नेगेटिव साइड में करंट बह रहा है रिवर्स बायस में, और फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है प्रैक्टिकली। तो जबकि आइडियली में ऐसा नहीं होता है। आइडियल केस में हम तो प्रैक्टिकल केस ही तो हमें यूज़ करना है, आइडियल केस तो संभव ही नहीं होता। अब आगे बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर टाइप। अगर इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए एक डायोड लगे होगा आरएस मल्टीप्लायर सीरीज के रेजिस्टेंस के, और पीएमसी के साथ ये कनेक्ट होगा। तो एसी सिग्नल जब इसमें जाएगा तो उससे जो वेव फॉर्म एसी सिग्नल, ये चित्र में ये दे रखा है, ये साइन वेव है। आगे ये
जब फॉरवर्ड बायस होगा तो इसमें से ये हाफ साइकिल पास हो जाएगा पॉजिटिव, और जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो नेगेटिव साइकिल गायब हो जाएगा, यानी ये वाला पार्ट दिखाई नहीं देगा, ये गायब हो जाएगा जैसे यहाँ नहीं दिखा रखा है। तो और फिर वापस पॉजिटिव साइकिल आएगा, फिर वापस ये मोमेंट दिखाएगा इसका, यानी आउटपुट पे सिग्नल आएगा। तो बीच बीच में नेगेटिव साइकिल कटते रहेंगे और पॉजिटिव साइकिल आउटपुट पे यानी पीएमएमसी पर पहुंचते रहेंगे। अब बात करते हैं डायोड का जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है उसको जीरो मानते हैं, नगण्य मानते हैं। उस केस में जो करंट का भाव है, अगर डीसी वोल्टेज सोर्स सप्लाई है तो वो करंट IM का जो मान है वो इस तरह निकलेगा, IM बराबर V/RM प्लस RS। RM या PMC टाइप जो इंस्ट्रूमेंट है गैल्वेनोमीटर उसका मान है, और RS यहाँ ये कंट्रोलिंग रेजिस्टेंस है, मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। तो V और V वोल्टेज अप्लाई किया सिरों पे, इन सिरों के मध्य, तो ये V/RM प्लस RS यानी करंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो पीएमसी आएगा उसको बताता है IM मैक्सिमम, उससे अधिक ये नहीं जा सकता, उससे अधिक को ये RS कंट्रोल करेगा। ये तो डीसी केस में डीसी वोल्टेज अप्लाई करेगा। अगर एसी वोल्टेज सोर्स लगाते हैं तो पीएमसी अंतर एवरेज करंट का मापन करता है और डिफ्लेक्शन प्रदर्शित करता है। तो एवरेज वोल्टेज जो एवरेज करंट निकालेंगे वो एवरेज वोल्टेज पर निर्भर करेगा, और एवरेज वोल्टेज को हम अपनी किया है वी एवरेज बराबर 1/2 पाई 0 to पाई इंटीग्रेशन विथ VM साइन ओमेगा टी डिफ्रेंशिएट विथ ओमेगा टी बराबर 1 पाई VM का मान हमें प्राप्त होगा। और VM जो है आगे इसके अंदर रख दिया मान VM का √2V, क्योंकि ये यहाँ से VM लिया हमने, हमने जो VM का मान लिया यहाँ पर लिया है, यानी VM बराबर √2, ये RMS मान है, ये V RMS बराबर VM बटा √2। तो V RMS को मल्टीप्लाई कर √2 से वो VM के बराबर, तो VM का मान यहाँ ये हमने रखा है यहाँ इसमें, तो 0.318 इंटू 2 √V RMS का मान है इसका, और इसको कैलकुलेट करते 0.45 वोल्ट आता है एवरेज AC के केस में। तो इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी AC केस में ये DC की तुलना में 0.45 गुना होती है। तो ये यानी AC केस में जो सेंसिटिविटी कम होती है, अगर DC में अगर 1 गुना है तो AC में 0.45 सेंसिटिविटी इंस्ट्रूमेंट की हमें मिलती है। ये था हाफ वेव के लिए। और फुल वेव की हम बात करते हैं तो फुल वेव का ये सर्किट दिया है, इसमें 4 डायोड फुल वेव के जो सहायक के रूप में काम कर रहे हैं। RS यहाँ कंट्रोलिंग रेजिस्टेंस है, जो इनपुट करंट को कंट्रोल करता है और PMC इस यंत्र पर भेजता है। अगर DC सप्लाई करते हैं तो PMM मीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन प्रकट करता है, जैसा कि पूर्व में दिखा रखा था, वो चित्र मान दिया था, उस हिसाब से हम निकाल सकते हैं। यानी V/RS प्लस RM का भाग देखिए, जैसा कि इसमें पिछले जो समीकरण था, ये समीकरण यहाँ दिया हुआ है, ये वाला समीकरण, इसके अनुसार DC वाला ही ऑपरेशन होगा वहाँ भी फुल वेव रेक्टिफायर में। तो DC अप्लाई करने पर IM फुल स्केल डिफ्लेक्शन प्रकट करता है, जबकि AC साइनसॉइडल वोल्टेज अगर इस पे इनपुट पर अप्लाई करते हैं तो एवरेज मान पहले जो निकाला था हमने वैसे ही आएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये एवरेज मान निकला है। इसमें पिछले में क्या था, 1 पाई गुणा VM था, जबकि यहाँ पर है 2/पाई VM, यानी ये आ गया 0.636 VM, और उसको अगर VM का मान √2
VRMS के रूप में रखें तो यह आ जाएगा 0.9 वोल्ट हो जाएगा। तो VS एवरेज AC के केस में बटा VRMS DC के केस में बराबर है 0.9, या जो सेंसिटिविटी है इंस्ट्रूमेंट की AC के केस में, वो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट DC के केस में अगर भाग दें तो 0.9 है। यानी AC केस में जो सेंसिटिविटी है इंस्ट्रूमेंट की वो 90% ही रह जाती है। और दूसरे शब्दों में कहें तो जैसे हाफ वेव में 0.5 सेंसिटिविटी थी AC वाले केस की बात करते हैं, यहाँ भी फुल वेव रेक्टिफायर की जो सेंसिटिविटी डबल हो जाती है हाफ वेव केस की तुलना में जब हम AC वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। तो ये तो ध्यान रखने की बात है, फुल वेव रेक्टिफायर की सेंसिटिविटी हाफ वेव रेक्टिफायर की सेंसिटिविटी से दुगनी हो जाती है। जो रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट है उसकी सेंसिटिविटी वो DC के केस में हम SDC बराबर बटे IFS, यानी जो सेंसिटिविटी DC केस में वो है करंट का व्यतिक्रमानुपाती, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है उसका व्यतिक्रमानुपाती या इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट कहते हैं इसे, 1/IFS। यहाँ FS बताता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट का, और ये आएगी ओम पर वोल्ट में, ओम पर वोल्ट। यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह है इसमें पावर के रूप में, इसलिए ये उल्टा हो जाएगा, ये इसका मान होगा ओम पर वोल्ट सेंसिटिविटी का। AC रेक्टिफायर टाइप अगर यंत्र हम यूज कर रहे हैं तो उसकी सेंसिटिविटी सर्किट में यूज रेक्टिफायर एलिमेंट के प्रॉपर्टी पर निर्भर करती है। ये ध्यान देने की बात है, रेक्टिफायर एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है उसके अनुसार AC रेक्टिफायर टाइप यंत्र की सेंसिटिविटी तय होती है। फैक्टर्स यानी गुण जो रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट की कार्य प्रणाली को प्रभावित करते हैं, यानी परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं। AC अप्लाई करने पर हमें पहला जो AC सप्लाई, मान लीजिए AC वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं तो वेव फॉर्म का की जो शेप है उसके अनुसार उसका प्रभाव अंशांकन पर भी आएगा और वो प्रभावित करेगा मापित मान को। यंत्र का अंशांकन करंट व वोल्टेज की RMS वैल्यू के सापेक्ष किया जाता है। हाफ वेव व फुल वेव रेक्टिफायर यंत्र का फॉर्म फैक्टर स्केल पर अंशांकित किया जाता है, यानी अंक पहले से ही लिख दिया जाता है। यदि दूसरी प्रकार की वेवफॉर्म यानी साइनसॉइडल वेवफॉर्म है उसकी बजाय और ट्रायंगुलर वेवफॉर्म या कोई और रूप की वेवफॉर्म आती है तो रीडिंग में एरर आती है। ये इफेक्ट हो गया, यानी वेवफॉर्म का प्रभाव सीधा रीडिंग पे पड़ा है। दूसरा है टेम्परेचर का प्रभाव। टेम्परेचर में बदलाव होता है तो उसका प्रभाव रीडिंग पे जरूर पड़ता है, क्योंकि रेक्टिफायर एलिमेंट का प्रतिरोध ताप के अनुसार बदलता है, बदलेगा तो रीडिंग जो हम ले रहे हैं किसी भी करंट वगैरह की वो उसमें त्रुटि आएगी। इफेक्ट ऑफ रेक्टिफाइंग इंस्ट्रूमेंट, रेक्टिफाइंग इंस्ट्रूमेंट का प्रभाव, उसमें इम्परफेक्ट कैपेसिटेंस उत्पन्न होता है रेक्टिफाइंग इंस्ट्रूमेंट में जो हाई फ्रिक्वेंसी करंट को आसानी से पास करता है, जबकि लो फ्रिक्वेंसी करंट को पास करने में दिक्कत करता है और उससे एरर आती है। ये कारण हो गया जिसके कारण ये सही मान प्रदर्शित करने में असमर्थ होता है, ये इफेक्टेड होता है। इससे रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट अपने इम्परफेक्ट कैपेसिटेंस के कारण प्रभावित होता है। इसकी जो सेंसिटिव रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट की वो घटती है AC ऑपरेशन में DC की तुलना में, तो ये भी एक फैक्टर हो गया। सेंसिटिविटी घट जाती है जब AC सिग्नल यूज अप्लाई करते हैं रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में। ये 4 फैक्टर थे। वेव फॉर्म से इफेक्टेड होती है, टेम्परेचर बदलाव से प्रभावित होती है, रेक्टिफायर के इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर लगे कैपेसिटेंस इम्परफेक्ट कैपेसिटेंस कारण उत्पन्न होती है, और सेंसिटिविटी AC टाइप सिग्नल यूज करने पर घटती है। तो ये सारे त्रुटि उत्पन्न करते हैं, और त्रुटि उत्पन्न होती है तो मान सही नहीं आता, शुद्ध मान हमें इंस्ट्रूमेंट में रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट में प्राप्त नहीं होता है। इसके जो एडवांटेज है, लाभ है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज है 20 हर्ट्ज से
हाई फ्रिक्वेंसी रेंज तक बढ़ाई जा सकती है। करंट ऑपरेटिंग रेंज इस तरह के वोल्टमीटर की घट जाती है एसी यंत्र की तुलना में। इसकी एक्यूरेसी है वो ±5% तक होती है सामान्य ऑपरेशन कंडीशन के अंदर। और एप्लीकेशन है रेक्टिफाइंग यंत्र के जो एप्लीकेशंस हैं, यानी यहाँ प्रयोग करते हैं 50 वोल्ट से लेकर 250 वोल्ट तक की वोल्टेज रेंज में इसका मापन कर सकते हैं। मिली एमीटर और माइक्रोमीटर के रूप में इसको प्रयोग कर सकते हैं। कम्युनिकेशन सर्किट्स में ये मान मापने हेतु यूज करते हैं। ये इसके एप्लीकेशंस हैं रेक्टिफायर यंत्र के। इसकी कुछ हानियाँ भी है। हानियाँ सबसे बड़ी है कि एसी टाइप रेक्टिफाइंग वोल्टमीटर की जो सेंसिटिविटी है डीसी के सापेक्ष कम होती है। इससे एसी रेक्टिफाइंग एलिमेंट वोल्टमीटर का लोडिंग इफेक्ट डीसी की तुलना में हायर होता है और लोडिंग इफेक्ट हाई होता है, तो वो सीधी सी बात है उस कोई मान को जो मापित किया जा रहा है उसको प्रभावित करता है ये लोडिंग इफेक्ट एसी के केस में। तो ये आज हमारा वोल्टमीटर एंड एमीटर रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट के लिए, जिसमें हमने दोनों तरह के हाफ वेव रेक्टिफायर का इफेक्ट और फुल वेव रेक्टिफायर का जो इफेक्ट है उसके माप में बताया है, और इसकी सेंसिटिविटी पर जो प्रभावित होती है वो भी बताई है। जब जैसे बताया हाफ वेव रेक्टिफायर में 0.45 सेंसिटिविटी होती है, तो फुल वेव रेक्टिफायर में 0.9 सेंसिटिविटी होती है। तो डबल सेंसिटिविटी होती है फुल वेव रेक्टिफायर में और हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।